हाय गर्ल्स, आज हम हमारे पिछले चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर हम पिछले चैप्टर में हमने किया था कि वायु प्रदूषण क्या है या उसके क्या कारण हैं। आज हम बात करेंगे कि जितने भी वायु प्रदूषक हैं उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके स्रोतों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और बहुत संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वायु प्रदूषकों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब गैसों में सबसे पहली जो वायु प्रदूषक है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपके प्रमुख जो उसके स्रोत है जिनसे हमको मिलती है वो है आपके गंधक युक्त ईंधन के जलने से, जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। ठीक है, इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, श्वास की बीमारी यानी श्वसन रोग, गले में दर्द, गले में खराश, दम घुटना, आँखों में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना आदि। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो धुएं के साथ मिलकर बहुत अधिक घातक और खतरनाक हो जाती है। वातावरण में वर्षा की बूंदों से मिलकर ये अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है, जो कि अन्न के लिए या उपज के लिए, फसल के लिए ये घातक है, उसकी पैदावार को कम कर देता है। इसी प्रकार से वो इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती है, फलों को सड़ा देती है और जलाशय और भूमि पर अम्लों की वृद्धि करती है, यानी जितना वो एसिडिक होगा उतनी उर्वरकता भी उसकी कम हो जाएगी। राइट। दूसरा जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं लकड़ी, कोयला, गोबर के जो हम कंडे काम में लेते हैं वो, भूसा, पत्ते, कचरा आदि को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से मोटर गाड़ियों के चलने से, यानी यातायात के जितने भी साधन हैं जो कि ईंधन से चलते हैं, उन सभी से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर हम सब जानते हैं बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे श्वसन रोग, अगेन जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड के लगभग वही कार्बन डाइऑक्साइड से भी वही दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ते हैं। और आपको ये पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तीसरी जो है कार्बन की ही जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड जो होती है वो आपके ईंधन के अधूरे दहन से, यानी आधा जला हुआ कोयला होता है और उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, या गीली लकड़ी से जो हम कोयला बनाने की कोशिश करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं और उससे जो धुआं उत्पन्न होता है उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे यातायात के साधन हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल आदि से जो उत्पन्न धुआं है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। इसका स्वास्थ्य पे हमारे क्या हानिकारक प्रभाव है। देखिए, सांस के रोगियों के लिए ये अधिक घातक होता है, दम घुटने की समस्या इससे पैदा हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है और कभी कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है। आपने अक्सर अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर जो व्यक्ति सो जाते हैं या जो परिवार सो जाता है और सुबह उठने पर उनकी मृत्यु या वो मृत प्राय पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो बंद कमरा है वहाँ पर ऑक्सीजन आने की संभावना नहीं है और कमरे में उपस्थित जो ईंधन जल रहा है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जाती है। इसके अलावा जो वायु प्रदूषक गैस है वो है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और ये जनरली लगती है आपकी जो अपन दावानल जिसे कहते हैं या जंगलों में जो आग लग जाती है उससे ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। इसी प्रकार के भट्टियों के जलने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और मोटर वाहनों से उत्पन्न धुएं में भी ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और इससे जो रोग पैदा होते हैं या जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वो है श्वास के रोग पैदा करना, दमा या अस्थमा जिसे हम कहते हैं, फेफड़ों का कैंसर आदि, और ब्रोंकाइटिस भी इनसे हो सकती है। और जो वायुमंडल की जो गैस है या वायु हवा है वो उसका रंग भी चेंज हो जाता है, उसमें कॉपर कलर का धुआं निकलने लगता है। फिर है आपकी ओजोन और ऑक्सीडेंट्स। तो ये मोटर वाहनों से उत्पन्न धुएं से यह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन का प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया से पैदा होती है और इसके श्वास पर या इसके जो स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ता है वो आँखों में जलन होने लगती है, श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं,
आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसमें आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। ओजोन पौधों के लिए ये अत्यंत ही घातक और विषैली गैस है। फिर है आपकी वाष्पित हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन। ये भी कार्बन युक्त ईंधन के आंशिक रूप से जलने से उत्पन्न होती है और ठोस अवशेषों के विसर्जन से भी ये गैस उत्पन्न होती है। इसके जो दुष्प्रभाव हैं हमारे स्वास्थ्य पर, ये आँखों में जलन पैदा करती है, दुर्गंध फैलाती है, बदबू आती है, इससे आँखों से पानी गिरने लगता है। और इथिलीन, इसमें जो इथिलीन पाया जाता है, इथिलीन रासायनिक पदार्थ है, उसका पौधों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है हवा में सस्पेंडेड कुछ विशेष प्रकार के कणमय पदार्थ, ये जो आपके इसमें वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको उद्योगों से निकलने वाले धुएं से, घरों में लकड़ी, कोयला, भूसा, कंडा आदि जलाने से, धूल भरी आंधी से, समुद्री बौछार से और भूकंपीय विस्फोट से, यानी जो लावा निकलता है उससे भी ये वातावरण में फैल जाते हैं और इनका स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और सूर्य की किरणों को ये पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे धूप कम हो जाती है और धुंध, या हम जिसे कहते हैं कोहरा सा पैदा हो जाता है। तो ये कुछ वायु प्रदूषक हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम। तो हम वायु प्रदूषण को हम निम्न उपायों को अपनाकर वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। सबसे पहला इसमें है, जितने भी हमारे घर आदि होते हैं, घर है या जो बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, हमारे कारखाने, जो भी जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जहाँ हमको हमारा अधिक से अधिक समय बिताना होता है, वहाँ पर उचित संवातन और वायु के शुद्धिकरण से विषाक्त वायु को दूर किया जा सकता है। यानी प्रॉपर वेंटिलेशन होगा और आपकी एयर शुद्ध होगी तो अपना भी वहाँ पर विषाक्त वायु कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जन जन में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत कर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों से जनता को विभिन्न ऑडियो विजुअल एड्स, जिसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे फिल्म्स, दूरदर्शन, अखबार, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन, पोस्टर, चार्ट और भी जितने भी जो हमारे मीडिया है, मीडिया के जितने भी साधन हैं, उन सब के माध्यम से हम लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं कि वो कैसे अपनी आसपास की वायु को शुद्ध रखें, पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं और वायु प्रदूषण पे यथासंभव रोक लगाने का प्रयास करें। जब जनता जागृत हो जाएगी तो अपना भी इस वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है इसका कोयला, धान की भूसी, लकड़ी, कंडों आदि ईंधन के स्थान पर विद्युत और प्राकृतिक गैसों का उपयोग करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे देश में आधी से ज़्यादा आबादी है, आधी से ज़्यादा जो जनता है वो हमारी कहाँ रहती है, गाँव में। गांव में आपको गैस नहीं मिलती है, आप वहाँ पर बिजली नहीं होती, तो जनरली वो खाना पकाने के लिए या अन्य किसी भी ईंधन के लिए किसके ऊपर आश्रित है, कोयले पे या लकड़ी पे या गोबर के कंडों पर। और इनको जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है, जो वायु प्रदूषित होती है, इनसे जो निकलने वाली हानिकारक गैसें हैं, वो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो जितने भी ये साधन हैं, हमको हमारे जो मॉडर्न जो जितने भी तरीके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक जितने भी हमारे साधन हैं, या आपकी जो प्राकृतिक गैसेज हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, CNG या LPG का हम प्रयोग करते हैं हमारे घरों में, तो इनका भी प्रचार हमको गांव-गांव तक किया जाना चाहिए। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से भी उज्ज्वला योजना चल रही है, जिसमें गाँव में उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ईंधन के लिए लकड़ी और कोयले का प्रयोग न करके आप इस गैस का प्रयोग करिए, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। नेक्स्ट है, अधिक संख्या में वृक्षों को लगाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए घरों में भी पौधों को लगाना चाहिए। तो ये तो आप सब जानते हैं, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, हमारी वायु को शुद्ध करने के लिए, वर्षा करने के लिए, अच्छी मात्रा में वर्षा होने के लिए, सूखे ग्रस्त क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे अभी आपका सावन का महीना चल रहा है या भादवे का महीना चल रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बरसाती सीज़न के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश हमारी ये रहती है कि हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। तो ये हमको ऑक्सीजन तो देंगे ही, साथ ही हवा को भी शुद्ध करेंगे। तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक संस्थानों में धुआं निकालने वाली चिमनियों को और में ऐसे उपकरण लगाने चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम हो। तो जैसा कि आपने कारणों में देखा था कि वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण ये भी है कि जितने भी कल कारखाने हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इन सब में ईंधन का प्रयोग बहुतायत से होता है और इनसे निकलने वाला धुआं सीधा सीधा हम चिमनियों के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। वो जाकर के आपकी ओजोन परत के ऊपर भी प्रभाव डालता है, हमारे जो सबसे निकटस्थ जो वायु है उसके में भी वो हानिकारक प्रभाव डालता है। आसपास के लोगों को श्वास की बीमारी होने लगती है, अस्थमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो वहाँ की उपज घट जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे को इससे, तो हमको कुछ इस तरह की खोज, इस तरह के आविष्कार करने चाहिए कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को वहीं पर इस तरह से ट्रीट करें कि वो कम से कम प्रदूषित या प्रदूषण फैलाएं। तो इस तरह का हमको उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कृषि और औद्योगिक वर्ज्य पदार्थों को खुले मैदानों में नहीं जलाना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि खेतों में सफाई करने के लिए खुदाई करके कौन निकाले, तो हम क्या करते हैं, उसको वहीं पर जला देते हैं। जो उसके डंडी या जो हम कहते हैं डंठल वगैरह रह जाते हैं फसल के, उसको हम खेतों में जला देते हैं। उससे भी धुआं उत्पन्न होता है। कई बार मच्छरों को भगाने के लिए, ओस से बचने के लिए किसान खेत की मेड़ पर आग लगा देते हैं, तो उससे भी धुआं उत्पन्न होता है। तो वो आपके वायु को प्रदूषित करता है। तो ये कार्य भी खुले मैदानों में इनको नहीं जलाना चाहिए। इनको भी कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि जैसे आजकल शवदाह गृहों के अंदर इलेक्ट्रिक माध्यम यूज़ करने लगे हैं कि लकड़ी का प्रयोग करके हम व्यक्ति की लाश को नहीं जलाएं, शव को न जलाएं, और हम विद्युत शवदाह गृह के अंदर उनका अंतिम संस्कार करें, जिससे वातावरण हमारा कम से कम प्रदूषित हो। तो इसी प्रकार से कृषि और औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी खुले मैदानों में नहीं जलाकर कुछ इस प्रकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। गर्ल्स, आपको पता होना चाहिए कि धूम्रपान की समस्या हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और यदि हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो आपको हर व्यक्ति, बहुत आपको रेयर ऐसे कोई मिलेंगे जो बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू का प्रयोग नहीं करते। और ये तंबाकू जो बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है उसके फेफड़ों में कम जाता है और आसपास के रहने वाले लोगों को ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम धुआं वो धूम्रपान में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। अब वो जो आसपास के व्यक्ति उसको इनहेल कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो बीमारियां उस व्यक्ति को तो लगती हैं, लेकिन आसपास के जो व्यक्ति है जो स्वयं धूम्रपान नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये बीमारियां लग जाती है। तो इसकी भी हमको अनुमति लोगों को नहीं देनी चाहिए कि वो खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पर वे धूम्रपान आदि न करें। इसके अलावा कानूनी स्तर पर औद्योगिक और रासायनिक कल कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए तथा उन्हीं औद्योगिक और रासायनिक कारखानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए जो यह प्रमाण पत्र दे सके कि उद्योगों से निकलने वाली गैसें और अन्य वर्ज्य पदार्थ वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। ये जो मैंने अभी ऊपर भी आपसे ये बात करी वह सेम चीज़ है कि हमको इस तरह के उनके ऊपर उपकरण लगा देने चाहिए कि उसमें मैक्सिमम जो हानिकारक धुआं है वो उसको अवशोषित कर ले और वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर दे, वायुमंडल में वो प्रदूषण न फैलाए। और ऐसा जो करे उनको इस प्रकार का प्रमाण पत्र देना चाहिए ताकि जो जितने भी जो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो कानून के दायरे में उनको हम ला सकें। इसके कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को रोकने के लिए भूमि के 1/3 क्षेत्र में वृक्षारोपण या पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। जितनी भी हमारी भूमि है यानी पृथ्वी है उसका 1/3 भाग आपका वन क्षेत्र के लिए या वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। जितनी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी धीरे धीरे हम बेच करके, चाहे पैसे की अधिकता कह लीजिए, चाहे जनसंख्या की अधिकता कह लीजिए, पैसे की चाह और जनसंख्या की अधिकता और स्वयं के मकान की चाह में अब हम गाँव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और गाँव में हम धीरे धीरे वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करके, ज़मीन लेकर के वहाँ पर हम रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ विकसित कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा वन क्षेत्र है या जो वृक्षारोपण का क्षेत्र है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, जो हमारे लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है।
औद्योगिक संस्थानों से निकले हुए प्रदूषकों को वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर विसर्जित करना चाहिए। इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता उनकी कम हो जाए। और औद्योगिक संस्थानों और रासायनिक कल कारखानों के आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि ये पौधे कुछ जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ से धुएं का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर जो हमारे वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना या एक कम से कम उसकी सीमा तय कर देनी चाहिए कि इतने 1000 या इतने 100 वृक्ष वहाँ पर होने चाहिए। ये वृक्षों का क्या कार्य होता है, जैसा कि हम जानते हैं, ये पौधों का सामान्य कार्य क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो जितने पौधे अधिक होंगे तो वहाँ के आसपास की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको अवशोषित कर लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़कर वायु के प्रदूषण को कम करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1986 की पालना कठोरता से करनी चाहिए। ये जो अधिनियम था इसके अंदर कुछ मानक तय किए गए थे, कुछ स्टैंडर्ड तय किए गए थे कि आपकी गाड़ी में से इससे अधिक धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि सब जगह पर प्रदूषण नियंत्रण केंद्र बने हुए हैं और आजकल कोई भी वाहन जब हम सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो उस पर उसका PUC का सर्टिफिकेट या उसका प्रमाण पत्र लगा हुआ रहना चाहिए कि ये वाहन की कंडीशन अच्छी है और इससे धुआं जो निकल रहा है वो हमारे हानिकारक स्तर से कम है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम की पालना होनी चाहिए। सरकार बेचारी अपनी तरफ से करती है, पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम ही लोग, जनता ही उसका नियम को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारा पुराना वाहन है, हम फेंकेंगे थोड़ी, और हम उसको प्रयोग में लेते चले जाते हैं, चाहे उससे कितनी भी धुआं निकल रहा हो, कितना भी काला धुआं निकल के आसपास के वातावरण को, लोगों को बीमार कर रहा हो और प्रदूषित कर रहा हो। इसके अलावा वाहनों में पेट्रोल डीजल के स्थान पर हम CNG का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बैटरी चलित जो अपने ऑटोज़ तो देखे ही होंगे, लेकिन बैटरी चलित 2 पहिया वाहन भी है, 3 पहिया वाहन भी हैं और अब 4 पहिया वाहन भी आ गए हैं। ये वातावरण को तो कम प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही साथ ये इकोनॉमिक भी होते हैं, आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी कम बोझ आपके ऊपर डालते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम चार्जिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ये किलोमीटर का एवरेज या औसत देते हैं। तो हम कम खर्चे के अंदर अधिक दूरी इसमें तय कर सकते हैं। तो हमको धीरे धीरे इसके ऊपर शिफ्ट करना चाहिए ताकि वायुमंडल को हम प्रदूषण से बचा सकें। इसके अलावा वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है आपका प्लास्टिक का उपयोग। तो इससे भी आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों में काफ़ी इसकी मुहिम भी चली थी कि प्लास्टिक का उपयोग हम धीरे धीरे यहाँ पर अपने भारत में बैन करते जा रहे हैं। कई जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें तो ये ऑलरेडी हो चुका है, बैन हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी चोरी छुपे हम इसका प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि ये जो पॉलीथीन है या जो प्लास्टिक है, इनमें हर अवस्था में उसमें किसी न किसी प्रकार की हानिकारक गैस उसमें से उत्पन्न होती रहती है, और ये जो गैस है वो हमारे को विभिन्न रोगों से भी ग्रसित कर सकती है और हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित कर सकती है। तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। इसके अलावा कचरा निस्तारण, क्योंकि हमारी ये आदत होती है कि हम हमारी जगह साफ़ रखने के प्रयास में हम पास पड़ोस को हम गंदा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा कचरा उठा करके हम पास में फेंक देंगे। पिछले अगर आपके पास में कोई प्लॉट है या कोई खाली जगह या कोई नहीं देख रहा है तो हम किसी के घर के सामने कचरा डालने से भी नहीं चूकते हैं। तो इसमें जितनी भी सड़ांध है, जितनी भी सड़ी हुई सामग्री है, वो सब भी विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें उत्पन्न करके हमारे वायुमंडल को नष्ट करती है। तो कचरा निस्तारण के आजकल तो बहुत सारे उपाय सरकार कर रही है। आप लोगों के घर घर आकर गाड़ियाँ आती हैं, कचरा लेकर के जाती है और इनको वैज्ञानिक तरीके से इनका निस्तारण होता है। इस कचरे का इनसे कई उपयोगी पदार्थ बनाए जा रहे हैं, कहीं पर इनको शहर से दूर ले जा कर के इनको रीयूज़ में लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो और इस कचरे का भी हम उपयोग रिसाइकल हम इसको कर सकें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम हमारे प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे आपको बताऊं मैं, एक संस्था है नीरी, जो कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
जो नागपुर में है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहते हैं, वो भी क्षेत्र में काम कर रही है। बहुत सारे पर्यावरणीय कार्यक्रम जो है वो आपके WHO के माध्यम से भी चल रहे हैं, और हमारी विभिन्न सरकारों के, राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से भी वायु प्रदूषण निवारण कानून भी लाया गया है, और भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके अंदर वृक्षारोपण का कार्य करना भी है, कुछ हानिकारक चीज़ों को उपयोग को निषेध करने का कार्यक्रम भी है, वायुमंडल को शुद्ध करने के विभिन्न तरीकों को अपनाने के भी कार्यक्रम हैं। तो इस प्रकार से बहुत से उपाय हैं, और बहुत सरल उपाय हैं जिनका हम उपयोग करके वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कमी है तो सिर्फ हमारी जागरूकता की और हमारे एक्टिव होने की, सक्रियता की। अगर हम सक्रिय होकर के हम इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें, हम इसके प्रभाव को, दुष्परिणाम को समझें, और जो लॉन्ग टर्म, जिसको हम कहें कि लॉन्ग टर्म जो इसके जो दुष्परिणाम है, उनसे बचने के लिए हमारे को आज ही सचेत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं हमारे पर्यावरण प्रदूषण की बात कर लें, या चाहे हम इसको कह दें वायु प्रदूषण के जो आपके हानिकारक प्रभाव हैं और उनको दूर करने के उपाय। तो आशा करती हूँ इनको आप भी इसको अपनाने का प्रयास करेंगे, और इसमें एक सच्चे सैनिक के रूप में कार्य करते हुए सहयोग देंगे। थैंक यू।